स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी टेलर पे। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं कल की सीरीज के दूसरे एपिसोड को। तो चलते हैं कहानी की तरफ। वेदांत बैलों से बचकर भाग रहा था। वह झट से अपने रथ में जा छिपा। तीरंदाजों ने उनमें से कुछ को मार गिराया था, परंतु पशु इतने बौखला गए थे कि उन पर निशाना साधना कठिन था। उनकी मोटी खाल पर तलवारों और भालों के वार का भी कोई असर नहीं हो रहा था। जब उसने देखा कि बैलों का उग्र आक्रमण घटने लगा, ठीक उसी समय एक और आश्चर्य सामने आ गया। ऊपर से बाणों की भारी वर्षा होने लगी। जब भीतरी घेरे में खड़े बहुत से लोग उस बाण वर्षा में मारे गए, तो उसी अनपढ़ सैनिक ने उसे झटके से भीतर खींच लिया। वह देख सकता था कि इस हमले में सेनापति का शरीर शत विशत हो चुका था। वह दूसरों पर चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी नहीं सुनी। बाणों की वर्षा नहीं थमी, तो वह रथ में आंख बंद करके बैठ गया और अपने लिए प्रार्थना करने लगा। बाहर उसके आदमी मारे जा रहे थे और वे चीख चीख कर उसे पुकार रहे थे। धरती पर शव ढेर होते जा रहे थे। चारों ओर रक्त बह रहा था। अग्नि, धूम्र और गंधक की गंध ने उसे चारों ओर से घेर लिया। हिंसा के इस तांडव नृत्य को देख उसे अपने बचपन का वह खेल स्मरण हो आया, जब वह निर्दयता से ईश्वर की भूमिका निभाते हुए लकड़ी की आकृतियों को नष्ट कर देता था। आज उसे इस हिंसा से उबकाई आ रही थी, और जब बाण बरसने बंद हो गए तो उस जगह पर गहरा सन्नाटा छा गया। वह अपने चारों ओर रक्तपात देख सकता था। एक के ऊपर एक शवों के ढेर लगे थे। जिसने यह सब किया वह कैसा राक्षस रहा होगा। भीतरी घेरे वाला सेनापति प्रकट हुआ। महाराज, हमें क्या करना चाहिए? हमने भारी संख्या में अपने आदमी खो दिए हैं। हम तब हिल भी नहीं सकते जब तक। जानता हूं, बस थोड़ा ठहरो और उन्हें अपनी ओर से अगली चाल चलने दो। काली ने देखा कि अब सेना बिल्कुल नहीं हिल रही थी। यह कुछ क्षण के लिए जैसे स्थिर हो गई थी। वह जानता था कि अब विजयश्री को वरण करने का समय आ गया था। उसने कोको और विकोको को बधाई दी, जो यक्षों के साथ मोर्चे पर खड़े थे। कुबेर घोड़ों को ले आया, जिन्हें हाथियों जैसा वेश दे दिया गया था। क्या मेरे घोड़े से तुम्हें यही काम लेना था? हम बड़े हाथियों को लाकर समस्या को हल कर सकते थे। भला घोड़ों को हाथियों जैसा दिखाने की क्या जरूरत आ पड़ी? दोस्त, तुम इस तरह से सोचते हो, यही तो वजह है कि तुम आज मेरे आदेश के अधीन हो। कुबेर का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी रक्तप और वसुकी भी आ पहुंचे। वे भी अपने खेमे से सब कुछ देख रहे थे। और सरदार काली, तुमने अब क्या करने की योजना बनाई है? वे अब कमजोर हो गए हैं। क्या मुझे अपने आदमियों को भेजकर यह सारा किस्सा झटपट निपटा देना चाहिए? रक्तप ने व्यंग्य किया। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, काली ने कहा। मैं उनके आगे संधि प्रस्ताव रखने जा रहा हूं। वासुकी भुनभुनाया। संधि? यह क्या मजाक है? राजकुमार वासुकी, मैं तुम्हारा मनोरंजन नहीं कर रहा हूं। काली की आवाज में थोड़ा कठोर पुट आ गया। मैं उनके आगे संधि का प्रस्ताव रखने जा रहा हूं। रक्तप, वासुकी और कुबेर तीनों यह घोषणा सुनकर हंस दिए। जरा सुनो तो, ऐसी कौन सी योजना है कि तुम उस दिशा में जाकर भी वेदांत के सिपाहियों के हाथों मारे नहीं जाओगे? अरे, वह मुझ पर हाथ नहीं उठा सकेगा, काली ने हाथ की सूंड लगे हुए घोड़े पर बैठते हुए कहा। कोको और विकोको उसके दोनों ओर चलने को तैयार थे। तो पक्का क्या हम ऐसा ही करेंगे? कुबेर गुनगुनाया। मैं अपने आदमियों को इस आत्मघाती मुहिम पर नहीं भेजने वाला, रक्तप ने घोषणा की। इसकी जरूरत भी नहीं है, काली ने कहा। केवल मैं ही अपने सेनापतियों के साथ जा रहा हूं। तुम्हारे घोड़े के लिए इस हास्यास्पद वेश और तुम्हारी अटपटी योजनाओं को सुनकर लगता है कि हमें मानवों के खिलाफ छेड़े गए इस युद्ध में अपने लिए कोई नया सेनापति तलाश लेना चाहिए, वासुकी ने कहा, क्योंकि तुम इस पद के लिए कहीं से भी उचित दावेदार नहीं लग रहे हो। काली केवल मुस्कुराया। उसे अपनी बात का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी। उसने किसी तरह उस भारी भरकम घोड़े को चलाया और वेदांत की दिशा में बढ़ने ही वाला था कि कुबेर का स्वर सुनाई दिया। तुम खुद अपनी मौत को गले लगाने जा रहे हो। क्या तुम हमें बताना चाहोगे कि तुमने इस चक्रव्यूह को कैसे भेदा, ताकि हम भी आगे आने वाले युद्धों में इस ज्ञान को अपने लिए प्रयुक्त कर सकें? तुम्हें उनके मूल केंद्र पर प्रहार करना है। उसने ढोल नगाड़े पीटने वालों की ओर संकेत किया जो मरे पड़े थे।
सेना की गति की दिशा में ही नगाड़े बज रहे थे। जब नगाड़े बजना बंद हुए तो सेना भ्रमित होकर दिशा ज्ञान भूल गई। इन्हीं नगाड़ों की आवाज के बल उन्होंने एक लयबद्ध ढांचा बना रखा था और मैंने उसे तोड़ दिया। बाकी कसर बैलों ने उनका ध्यान भटकाकर पूरी कर दी। अब भले ही उनके दल में कितने भी लोग शामिल क्यों ना हो, वे बुरी तरह से भ्रमित और आतंकित हैं और बुरी तरह से बिखरे हुए भी हैं। उनके पास ऐसा कोई केंद्र नहीं है जिसका वह पालन कर सके और हमें अब यहीं पर वार करना है। और वह घुड़सवारी करते हुए आगे चल दिया, परंतु वह पीछे से आती धुर्त फुसफुसाहट को सुन सकता था जो रक्तब की ओर से आ रही थी। यह सब इतना भी हास्यपद नहीं था, उसने कहा। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली कहानी सुनना कब पसंद करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।